जब 1990 में तनुजा बेनेट की बॉडी ओरेगन हाईवे के किनारे मिली तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये नहीं सोचा था कि इससे एक साटिर और खूंखार सीरियल किलर पकड़ा जा सकेगा। तनुजा बेनेट के मर्डर में पहले 2 लोगों को आरोपी माना गया था और उनको सजा भी सुनाई जा चुकी थी, लेकिन असली मर्डरर कोई और ही था जिसे मीडिया और पुलिस पहले से जानती थी, दी हैप्पी फेस किलर के नाम से। इस सीरियल किलर ने 1990 से 1995 तक कम से कम 8 महिलाओं की हत्या की थी, जिसमें तनुजा बेनेट उसकी पहली विक्टिम थी। 21 जनवरी 1990 को 23 साल की तनुजा बेनेट की लापता होने की रिपोर्ट उसकी फैमिली द्वारा दर्ज की जाती है। अगले दिन दी ओल्ड कोलंबिया रिवर हाईवे ईस्ट ऑफ पोर्टलैंड के किनारे से एक यंग लड़की की बॉडी मिलती है। बाहर के देशों में कोई भी अननोन बॉडी मिलती है तो उसे जैन डो नाम दे दिया जाता है। जैन डो की बॉडी पर कोई आईडी नहीं थी, लेकिन उसे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा गया था और उसका रेप भी किया गया था और सफेद रस्सी के टुकड़े से उसका गला घोट दिया गया था। डिटेक्टिव जॉन इंग्राम क्राइम सीन पर पहले इन्वेस्टिगेटर में से एक थे। उन्होंने नोटिस किया कि महिला की एसिड वॉश जीन्स की जिप और बटन वाला पार्ट काट दिया गया है। पुलिस ने जैन डो का एक स्केच जारी किया। उसके बाद पता चला कि ये बॉडी तनुजा बेनेट की है। उसके बाद 5 फरवरी को एक एनोनिमस कॉल आती है। अभी तक पुलिस के पास कोई एविडेंस और कोई सस्पेक्ट नहीं था। कॉल करने वाले ने कहा कि जॉन नाम के एक व्यक्ति ने तनुजा बेनेट का मर्डर कर दिया है। उसने जॉन को एक लोकल बार में मर्डर के बारे में डींगे मारते हुए सुना था। पुलिस तुरंत पता करने में लग जाती है कि एनोनिमस कॉल करने वाला कौन है और पुलिस को जल्द ही पता चल जाता है कि एनोनिमस कॉल करने वाला कौन है। वो कोई और नहीं, जॉन की गर्लफ्रेंड लवर्न पैवलिनाक थी। डिटेक्टिव जॉन इंग्राम ने बेनेट के मर्डर में उसके बॉयफ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लवर्न पैवलिनाक के घर गए। लवर्न पैवलिनाक एक 57 ईयर्स ओल्ड एक दादी थी, जिन्होंने डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर को बताया कि 39 ईयर ओल्ड बॉयफ्रेंड जॉन तनुजा बेनेट के मर्डर के वक्त पेरोल पे था। वो बहुत एब्यूजिव और शराबी साइकोपैथ किस्म का इंसान है। उकसाए जाने पर बहुत एग्रेसिव हो जाता है। लवर्न पैवलिनाक ने डिटेक्टिव को ये भी बताया कि उसने जॉन को एक बार अपने दोस्त को यह कहते हुए सुना था कि मैंने तनुजा बेनेट को मार डाला है। तभी डिटेक्टिव ने पूछा, क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? घर की तलाशी लेने पर डिटेक्टिव को जॉन के लिए एक हैंड राइटन लेटर मिलता है, जिसके पीछे टी बेनेट लिखा था। जैसे ही डिटेक्टिव इंग्राम वहां से निकल रहा था, उसी वक्त जॉन लवर्न पैवलिनाक के घर पहुंचता है। डिटेक्टिव ने जब उसे पूछताछ के लिए कहा, उसने इनकार नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि मैं तनुजा बेनेट को नहीं जानता। बावजूद इसके कि डिटेक्टिव को लेटर मिला था, लेकिन पुलिस के पास जॉन को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस एविडेंस नहीं थे, इसीलिए उसे छोड़ना पड़ा। जॉन के साथ एक दूसरी पूछताछ में उसने डिटेक्टिव को बताया कि वो तनुजा बेनेट को जानता था और उसका मर्डर चक नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो मेरा दोस्त है। जॉन ने डिटेक्टिव को बताया कि चक ने उसे 21 तारीख की रात को बेनेट की बॉडी को पिछली सीट पर रखकर घर तक ले जाने में हेल्प मांगी थी। डिटेक्टिव इंग्राम ने जॉन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन तनुजा बेनेट के मर्डर में गिरफ्तार करने के लिए अब भी कोई ठोस एविडेंस नहीं थे। जांच के दौरान लवर्न पैवलिनाक अपनी कहानी बदल लेती है और कहती है तनुजा बेनेट के मर्डर में मैं भी इन्वॉल्व थी। एक पॉइंट पर उसने डिटेक्टिव इंग्राम को बताया कि उसने तनुजा बेनेट की बॉडी को देखा था और जॉन से पूछा भी था कि क्या बेनेट बीमार है, जिस पर जॉन ने कहा कि उससे भी बुरा, ये मर चुकी है। लवर्न पैवलिनाक ने फिर अपनी कहानी बदल और कहा कि मैंने बेनेट की गर्दन को चारों ओर से रस्सी से पकड़ रखा था और जॉन ने उस पर हमला कर दिया था और मैंने रस्सी को बहुत कसकर खींच रखा था। तब मुझे लगा मैं तनुजा बेनेट की मौत के लिए जिम्मेदार हूँ और तभी लवर्न पैवलिनाक को मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लवर्न पैवलिनाक से मिली इंफॉर्मेशन के आधार पर लवर्न और जॉन दोनों पर तनुजा बेनेट के मर्डर का मुकदमा चलाया गया। ना दोस्तों, केस यहीं खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी भी बाकी है, सो वीडियो में बने रहें। लवर्न पैवलिनाक को उसके साथियों की एक जूरी द्वारा हत्या का दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई और उसे कम से कम 10 साल की सजा काटनी होगी। डेथ पेनल्टी से बचने के लिए जॉन ने सजा पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उसे फर्स्ट डिग्री मर्डर और किडनैपिंग के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कहानी में सबसे घुमावदार ट्विस्ट आगे आता है। 29 अप्रैल 1994 को ओरेगन के तत्कालीन जर्नलिस्ट कार्ल फिल स्टैनफोर्ड को एक विचित्र एनोनिमस लेटर मिलता है। लेटर लिखने वाले ने दावा किया कि तनुजा बेनेट का मर्डर मैंने किया है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ।
लेकिन मैंने इससे पहले कोई मर्डर नहीं किया था। लेकिन उसके बाद मैं मर्डर करता रहा और धीरे धीरे मर्डर करना बिल्कुल आसान हो गया। पहले पहले सबको लेटर फेक लगा था क्योंकि राइटर ने तनुजा बेनेट की जगह सोनेजा लिखा था और क्राइम सीन के बारे में कुछ चीजें गलत लिखी थी। फॉर एग्जाम्पल, राइटर ने कहा कि तनुजा बेनेट का गला जिस रस्सी से काटा गया था उसका एक सिरा जला हुआ था। उस समय के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जिम मैकाइंटायर ने तुरंत कंफर्म करने के लिए कहा। जांच करने पर पता चला कि बेनेट का गला घोटने के लिए एक सफेद रस्सी का इस्तेमाल तो किया गया था, लेकिन उसका एक सिरा जला हुआ नहीं था। लेटर पर ड्रॉ किए गए स्माइली फेस को देखकर एनोनिमस राइटर का नाम हैप्पी फेस किलर नाम रख दिया गया और यहीं से उसका नाम दी हैप्पी फेस किलर पड़ा। उसके बाद से लेटर का सिलसिला चलता रहा। जैसे ही बात के लेटर आए, फिल स्टैनफोर्ड ने लेटर में लिखी बातों को ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू किया और उसे महसूस हुआ कि दी हैप्पी फेस किलर ने ही तनुजा बेनेट का मर्डर किया है। जैसे ही फिल स्टैनफोर्ड को महसूस हुआ कि हैप्पी फेस किलर ही तनुजा बेनेट का मर्डरर है, वो तुरंत लेवन पैवलिनाक और जॉन के खिलाफ मामले की फाइल पढ़ने लगा। केस फाइल में स्टैनफोर्ड ने नोट किया कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जो लेवन और जॉन को तनुजा बेनेट के मर्डर से जोड़ सके और कोई फॉरेंसिक सबूत भी नहीं था और लेवन पैवलिनाक ने कई बार अपना बयान भी बदल लिया था। उसके बाद फिल स्टैनफोर्ड लेवन पैवलिनाक से पूछताछ करने जेल जाते हैं। फिल स्टैनफोर्ड के अनुसार लेवन पैवलिनाक ने कबूल किया कि जॉन से छुटकारा पाने के लिए उसने पूरी कहानी रची थी, लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सही लोगों को पकड़ा है और दोषी ठहराया है। 13 मार्च 1995 को कीथ जेसपर्सन नाम के एक व्यक्ति को जूलियन विनिंगटन के मर्डर के आरोप में अरेस्ट किया गया था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। कहानी तो अभी शुरू होती है। पूरी कहानी जानने के लिए हमें कीथ जेसपर्सन के बारे में पूरी डिटेल में जानना होगा। कीथ जेसपर्सन का जन्म 6 अप्रैल 1955 को चिलीविक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में लेस्ली और ग्लीडेस जेसपर्सन के घर हुआ था। वह 2 भाइयों और 2 बहनों के बीच के भाई थे। जेसपर्सन के पिता एक डोमिनियरिंग अल्कोहलिक थे, अकॉर्डिंग टू जेसपर्सन। कीथ जेसपर्सन के मुताबिक उनके दादाजी बहुत एब्यूजिव थे। कीथ जेसपर्सन के पिता इस बात पर इनकार कर देते, लेकिन घर के कई और लोगों को पूछने पर पता चला कि उनके दादाजी एब्यूजिव थे। कीथ जेसपर्सन के डैड उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे। उसके सभी घर वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे और छोटी उम्र में उसके बड़े आकार के लिए स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। धीरे धीरे वो अकेला रहने लगा। उसके बाद वो जानवरों पर अत्याचार करने लगा। उसके बाद उसकी फैमिली कनाडा से अमेरिका चली आई। उसे वहाँ के माहौल में एडजस्ट होने में दिक्कत होने लगी। वहाँ उसे दोस्त बनाने में भी परेशानी हुई। उसके भाइयों ने उसकी मदद करने के बजाय उसको इंसल्ट और इग्नोर किया करते थे। स्कूल में उसे अलग अलग नाम से सभी बच्चे चिढ़ाते थे। फॉर एग्जाम्पल, इगोर या आईजी, ऐसा नाम जो स्कूल खत्म होने तक कायम रहा। इस वजह से कीथ जेसपर्सन एक इंट्रोवर्ट बच्चा बन गया था। ज्यादातर समय अकेले ही खेलता रहता था। अक्सर उसे चिढ़ाने पर उन बच्चों को वो पीट दिया करता था और उसकी कंप्लेन उसके डैड तक पहुंच जाती थी। उसके बाद उसके डैड उसे कड़ी सजा देते थे, जैसे कि पीटना, और कई बार तो सबके सामने ही उसे बेल्ट से पीटा करते थे और कुछ मामले में उसे बिजली के झटके भी दे देते थे। वो 5 साल का था तब से वो जानवरों को पकड़ लेता था और उनको टॉर्चर करता था। उसे जानवरों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखना अच्छा लगता था और साथ ही उनकी जान लेने से उसे अलग ही आनंद होता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ये चलता रहा। जेसपर्सन ट्रेलर पार्क के आसपास पक्षियों और आवारा बिल्ली और कुत्तों को पकड़ लेता था, जहां वो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। जानवरों को बुरी तरह पीटता था और फिर उनका गला घोट कर मार देता था, जिसके लिए उसका कहना था उसके डैड उस पर उस समय बहुत गर्व महसूस करते थे। बाद के सालों में जेसपर्सन ने कहा कि वो अक्सर इस बारे में सोचता था कि ये सब इंसानों के साथ करना कैसा होगा। वही इच्छा की वजह से उसने 2 बार मर्डर अटेम्प्ट किए थे। पहली बार तब जब जेसपर्सन लगभग 10 साल का था, जब उसकी दोस्ती मार्टिन नाम के एक लड़के से हुई। दोनों अक्सर साथ में ही खेलते थे। कई बार उसकी वजह से उसे गाली और मार पड़ती थी, क्योंकि मार्टिन सारा इंजाम जेसपर्सन पर डाल देता था। इसकी वजह से जेसपर्सन ने मार्टिन पर तब तक हिंसक हमला किया जब तक उसके डैड ने उसे खींच नहीं लिया। बाद में उसने कहा कि उसका इरादा उसे मार डालना था। लगभग 1 साल बाद जेसपर्सन एक झील में तैर रहा था, जब एक लड़के ने उसे पानी के अंदर तब तक पकड़े रखा जब तक
जेसपर्सन बेहोश नहीं हो गया। कुछ समय बाद एक स्विमिंग पूल में जेसपर्सन ने एक लड़के का सिर पकड़कर उसे तब तक पानी में डुबाया रखा जब तक कि एक लाइफ गार्ड ने उसे खींच नहीं लिया। वो 1973 में हाई स्कूल पास आउट हो गया था, लेकिन कॉलेज नहीं गया क्योंकि उसके डैड को विश्वास नहीं था कि वो कॉलेज पास आउट हो सकेगा। जेसपर्सन काफी शर्मीला था, इसी वजह से उसकी स्कूल में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। हाई स्कूल के बाद वो एक रिलेशनशिप में आता है। 1975 में जब जेसपर्सन 20 साल का था, उसने रोज हक से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। जेसपर्सन तब एक ट्रक ड्राइवर का काम करता था। कई सालों बाद रोज हक को उस पर शक होने लगा कि जेसपर्सन का बाहर अफेयर है, क्योंकि अजीब अजीब महिलाओं के कॉल आते थे। और 14 साल बाद जब जेसपर्सन ट्रक को लेकर लंबे रूट पर गया हुआ था, तब रोज हक अपना और अपने बच्चों का सामान पैक किया और 200 मील दूर स्पोकन वाशिंगटन में अपने मॉम डैड के यहाँ रहने चली गई। जेसपर्सन की सबसे बड़ी बेटी मेलिसा 10 साल की थी। जब जेसपर्सन उस शहर में जाता था, वो अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम बिताता था। 1919 में उनका तलाक हो गया। 35 साल की उम्र में 6 फीट 60 इंच की ऊंचाई और लगभग 255 पाउंड यानी 116 किलो वजन वाले जेसपर्सन ने रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस में शामिल होने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन एग्जाम से पहले ही उसे चोट लग गई। उसके बाद चेनी वाशिंगटन में चला गया। वहां उसे इंटरनेशनल ट्रक ड्राइवर का काम मिल गया। जेसपर्सन को जल्द ही एहसास हुआ कि इस नौकरी से बिना किसी रोक टोक के उसे मर्डर करने का मौका मिल गया है। तभी से जेसपर्सन के मर्डर का सिलसिला शुरू हो रहा है। जेसपर्सन की पहली अननोन विक्टिम 21 साल की अमेरिका के पोर्टलैंड में रहने वाली तनुजा बेनेट थी। जेसपर्सन ने बताया कि उसने तनुजा बेनेट से डायरेक्ट बात करके उसे अपने रेंटेड हाउस में ले गया था। उसी बीच तनुजा बेनेट के साथ उसकी बहस हो गई। उसके बाद जेसपर्सन बेकाबू हो गया और उसने अपने हाथ से तनुजा बेनेट का गला घोट दिया और उसकी बॉडी को ओरेगन हाईवे के किनारे ठिकाने लगा दिया। 13 अगस्त 1992 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेलिट के पास जेन डो नाम की एक और लड़की की बॉडी मिलती है, जिसके साथ रेप किया गया था और उनका गला घोट दिया गया था। जेसपर्सन ने उस लड़की का नाम क्लाउडिया बताया। 1 महीने बाद कैलिफोर्निया के टलार्क में सीथिया लिन रोज की बॉडी मिलती है। जेसपर्सन का दावा था कि वो एक कॉल गर्ल थी जो सोते समय स्टॉप पर उसके ट्रक में घुस गई थी। उसकी चौथी विक्टिम और एक कॉल गर्ल थी, सेलेम ओरेगन की लॉरी थी। उसकी बॉडी नवंबर 1992 में मिली थी। जेसपर्सन के अकॉर्डिंग लॉरी पेटलैंड ने उसके साथ संबंध बनाने की फी को 2 गुना कर दिया था। उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी थी। इसके बाद जेसपर्सन को गुस्सा आ गया और उसने उसका गला घोट दिया था। जेसपर्सन ने अपने अगले शिकार को जून 1993 में संटानेला कैलिफोर्निया में मार डाला था। वह पेट्रिशिया नाम की एक अननोन महिला थी। उसने कहा कि उसका नाम कार्ला या सिंडी था। पुलिस ने उसकी मौत की वजह ड्रग और ओवरडोज समझा था। सितंबर 1994 में एक और जेन डो की बॉडी मिलती है। जेसपर्सन का दावा था कि उसका नाम सुजैन था। 21 जनवरी 1990 से 10 मार्च 1995 तक कीथ जेसपर्सन ने तनुजा बेनेट सहित कम से कम 8 महिलाओं की हत्या कर दी थी। पुलिस ने 1994 में फिल स्टैनफोर्ड को भेजे गए हैप्पी फेस किलर के लेटर के स्टैम्प को बचा के रखा था, जिसका डीएनए के लिए इस्तेमाल किया गया और तनुजा बेनेट पर पाए गए डीएनए से मैच करके देखा और डीएनए मैच हो गया। इस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन टीम को एहसास हुआ कि लवन पैवलिनाक और जॉन बेनेट के मर्डर में शामिल नहीं थे। जेसपर्सन ने दावा किया कि उसने बेनेट का पर्स और निजी सामान एक खाई में फेंक दिया और यहाँ तक कि पुलिस को ठीक उसी स्थान पर ले गया जहाँ उसने सबूतों को नष्ट किया था। पुलिस को शुरू में कोई भी चीज नहीं मिली, लेकिन दूसरी खोज में तनुजा बेनेट का ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। नवंबर 1995 में लवन पैवलिनाक और जॉन दोनों को जेल से रिहा कर दिया गया। खुद को कानून प्रवर्तन के हवाले करने के बाद जेसपर्सन ने डींगे मारते हुए कहा कि उसने 160 से भी अधिक महिलाओं की हत्या की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम सिर्फ 8 को ही साबित कर पाई थी। जेसपर्सन अभी ओरेगन की राज्य जेल में लगातार 5 आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? हमारी क्राइम कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।